ओके सो कल की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने पेरोक्सीसोम्स के बारे में पढ़ा था और उनके जो भी रोल्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में परफॉर्म करने के लिए, जिसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आप लोगों ने रोल देखा था कि जो कि आपका पेरोक्सीसोम्स परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने उनसे होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में भी स्टडी किया था, देखा था कि अगर कुछ एंजाइम हैं जो कि पेरोक्सीसोम्स में पाए जाते हैं, अगर उनमें म्यूटेशंस हो जाता है तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था और वहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने वाले हैं और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ और उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जो अभी तक नहीं है या अगर हैं तो वो रिवाइज हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमारा पहला क्लास का जो टॉपिक होगा स्टार्टिंग है, दैट इज़ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ से आपसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लाइक जैसे प्रोटीन की अगर सिंथेसिस हो रही है तो उसको किस कंपार्टमेंट में जाना है, वो कौन डिसाइड करेगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, क्या इसका मीन होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, एज वेल एज कि जो उनके सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब क्या वो चीज़ है जिससे कि ये डिसाइड होगा कि प्रोटीन आपका साइटोसॉल में जाएगा या आपका प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या प्रोटीन आपका सेल के बाहर जाएगा। सो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बेसिकली इनका जो आइडिया होगा प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड मल्टीपल ऑर्गेनल्स का एक सिस्टम है, जहाँ पे प्रोसेस जो होती है वो एक से बढ़ कर के ऐसे कैसेट के फॉर्म में क्या है चलता रहता है। मतलब एक ऑर्गेनल्स में कोई पार्ट हो रहा होगा, उसका दूसरा जो पार्ट होगा किसी दूसरे पार्ट में होगा, तीसरा पार्ट किसी तीसरे ऑर्गेनल्स में होगा। इस तरीके से इंटरकनेक्टेड जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके कनेक्शंस के थ्रू कोई सीक्वेंस में अगर प्रोसेस परफॉर्म की जाती है तो ऐसे सिस्टम को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। So basically membrane bound organelles work together in a system known as the endomembrane system। जो भी membrane bound organelles हैं उनका एक कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में काम करने का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो आपके सेल्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स हैं उनका कुछ इस तरीके से कैटेगरी की जाती है कि कुछ होते हैं जो कि आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ आपके सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो बेसिकली आपके सबके सब क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले होंगे। तो मेरे इस लाइन से मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बेसिकली जो इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनल्स होंगे वो कौन से होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले होंगे। और सिंगल मेम्ब्रेन अगर मैंने आपको बोल दिया तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स आ सकते हैं और कौन कौन से नहीं आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हमें लिखूँ कि हाँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके बाद प्रोक्सीसोम होगा और इसके बाद वैक्यूल्स होगा। सो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स ऐसा होगा जो कि बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकता है इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। अगर मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि इस सिस्टम में वो ऐसे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और कैसे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले। तो इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनल्स ऐसा होगा जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके, तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि आपके सेल्स में तीन ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नंबर पहला माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर दूसरा क्लोरोप्लास्ट, नंबर तीसरा न्यूक्लियस। ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल के पार्ट हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने आपने पढ़े हैं, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, पेरोक्सीसोम्स, वेसाइकल्स, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी, ये सब आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के नाम से जाने जाते हैं। सो आपके इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये सब आपका यहाँ पे नहीं आता है। और ऑक्सीसोम्स को लेकर के स्टार लगा देते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जो पहले की बुक हैं उनमें लिखी रह मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा कि पेरोक्सीसोम्स कोई इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। लेकिन रिसेंट वाली जो आर्टिकल्स आते हैं उनमें आपको लिख करके मिलता है कि बेसिकली पेरोक्सीसोम्स भी आपका देखा जाए तो ये माइक्रो बॉडीज़ का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है और जो कि एक वेसाइकल्स के ही कैटेगरी में बनता है, वेसाइकल लाइक पाया जाता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पेरोक्सीसोम्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस पेरोक्सीसोम्स को आप स्टार लगा के रखेंगे तो नॉर्मल इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से ऑर्गेनल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद इन द विद ईच अदर।
एक दूसरे से क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो ऑर्गन्स या ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एक कुछ कुछ स्टेप का जो प्रोसेस होगा पहले वाले ऑर्गन में होगा, उसके बाद उनका नेक्स्ट का प्रोसेस जो होगा वो नेक्स्ट वाले ऑर्गन्स में किया जाएगा। तो इनका जो फंक्शंस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, कोऑर्डिनेट मैनर में होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं। Protein and lipid synthesis, its proceeding, packaging and transportation to the respective locations inside the cell। प्रोटीन का बनना, लिपिड का सिंथेसिस होना, उनका प्रोसेसेस होना मीन्स मॉडिफिकेशंस करना, उनकी प्रॉपर फोल्डिंग होना, पूरा प्रॉपर पैकिंग होना, साथ साथ उनका ट्रांसपोर्टेशंस होना उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे ले जाने का जो काम है वो मिला करके आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम परफॉर्म करता है। सो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का बेसिक रोल क्या हो गया, दैट मीन्स व्हाट, कि आपके सेल्स में मीन्स साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं उन प्रोटीन्स का जो भी सिंथेसिस होने के बाद उनकी फोल्डिंग होनी है, उनका मॉडिफिकेशन होना है, उनका प्रॉपर केमिकल मॉडिफिकेशन होना है, ये सब हो जाने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद उनको कौन से लोकेशंस पे जाना है, ये पूरा तक डिसाइड करने का काम कौन करेगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स। सो देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनल्स हैं। तो नंबर पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि आप शॉर्ट में ईआर के नाम से जानते हैं। तो ईआर आपका हो गया, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, तीसरा लाइसोसोम्स हो गया, चौथा वैक्यूल्स हो गया, राइट। इतने ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे दिखाई दिए, मतलब एक है, दो है, तीन है और चार है। और चारों ही ये पार्ट बेसिकली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई प्रोटीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आपका बनता है तो साइटोप्लाज्म के बाद उस प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, यहाँ पे कई सारे प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपका ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस होती है, इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, और इस तरीके से मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होता है। बहुत सारे प्रोसेस वहाँ पे होते हैं। उन प्रोसेस को होने के बाद आपका जो प्रोटीन होता है प्रोसेस होकर के कहाँ पर आएगा, इस गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में फिर से फर्दर आपका उनकी प्रोसेसिंग होती है, जो प्रॉपर जो काम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं हो पाया था, एडवांस लेवल का काम आपका वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। प्रोसेस होने के बाद बेसिकली ये क्या होंगे, वेसाइकल्स के फॉर्म में निकल जाते हैं। और ये वेसाइकल्स आपका जो होगा या तो लाइसोसोम से फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद आपका क्या करेगा, या तो मेम्ब्रेन्स के साथ करके अटैच हो जाएगा, या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, या न्यूक्लियस में चला जाएगा, या फिर आपका साइटोप्लाज्म में रह जाएगा। तो ये चार आपके जो ऑर्गेनल्स दिखाई दिए, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स या वेसाइकल्स। ये वैक्यूल्स जो लिखा हुआ है ये प्लांट के केस के लिए स्पेशली है। वैक्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ये चार पांच ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में होता है। इनका मेन जो पर्पस है वो सेल्स में यही है कि जो भी प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस हो रही है उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके, उनकी पैकिंग करके, उनको ट्रांसपोर्ट करना अपने अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे जहाँ पे उनका काम है। ये कंबाइंड पूरा जो काम होगा वो करेगा कौन, दैट इज द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब सेल्स के अंदर में ही। दैट इज वाई इसको आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये फिगर आपको जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए आपका ये पूरा सेल है, और सेल में आपका ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद आपका यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन का क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। मान लीजिए आप ये राइबोसोम की यूनिट है और यहाँ पे राइबोसोम पे आपका पूरा का पूरा ये प्रोटीन बन रहा है। ये पेप्टाइड आपका बन गया। इस पेप्टाइड का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे एंट्री होगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका जो प्रोटीन है इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। प्रोटीन जो होगा आपका जो कि सिंथेसाइज हो गया है, अब ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस यहाँ पे होते हैं। इसके बाद ये यहाँ से निकलेगा वेसाइकल्स के फॉर्म में, और जो कि फ्यूज़ कर जाएगा कहाँ पे, गोल्गी बॉडी से। तो गोल्गी बॉडी का जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, इसके पास दो फेस होता है, सिस और ट्रांस। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है उसको आप बोलते हैं सिस फेस, जो आपका यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं आप ट्रांस फेस।
सो यहाँ से प्रोटीन निकलने के बाद आपका बेसिकली ये क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा इस सिस वाले फेज में, जो कि गोल्गी बॉडी का पोर्शन है, गोल्गी बॉडी। और इसके बाद यहाँ पे फिर से फर्दर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, करते 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 आपका ये सिस से कहाँ पे आएगा, ट्रांस पे। और ट्रांस से फिर आपका क्या होगा, वेसाइकल्स के अंदर में भर करके क्या करेगा, ये निकलेगा। ये हो सकता है कि आपका जा करके लाइसोसोम से फ्यूज़ कर जाए, हो सकता है डायरेक्टली आपका जा करके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाए, हो सकता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए। इस तरीके से इनका क्या होगा, लोकेशन होगा। तो ये आपके चारों जो ऑर्गन्स दिखाई दिए, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेसाइकल्स, लाइसोसोम्स, ये आपस में मिल करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में काम किए। और काम उनका क्या था, प्रोटीन की प्रोसेसिंग करना और प्रोटीन का टारगेटिंग करना, यही काम मिल करके ये परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को बेसिकली हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, सो होपफुली कि आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो पूछ सकता है। ओके, तो आगे मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से क्या क्या चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि आप स्टार लगा करके पेरोक्सीसोम्स भी यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पेरोक्सीसोम्स के लिए जो केस है, वो रिसेंट जो रिसर्च कहती है वो यही कि पेरोक्सीसोम्स भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। और इसका भी ओरिजिन जो है वो वेसाइकल से हुआ, मतलब माइक्रो बॉडीज़ की कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से पेरोक्सीसोम्स को भी रखा जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। नॉर्मली आपके पास क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, वेसाइकल्स एक्सेट्रा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, ये सब भी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे जब आपसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा। तो सो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो पार्ट है दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ऑर्गेनल्स होता है। और नेटवर्क बनाता है मेम्ब्रेन का, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड गोल्गी अपरेटस। तो इनका जो लोकेशंस होता है बेसिकली न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियस के ही आउटर मेम्ब्रेन से इनका ओरिजिन होता है। और इनके आउटर वाले फेस से बेसिकली क्या होता है, गोल्गी बॉडी रहती है। तो गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होगा, वो ऐसे आपका मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, कैल्शियम स्टोरेज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर क्यूमुलेटिव फंक्शन देखा जाए तो ये प्राइमरली यही सब काम करता है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, कैल्शियम का स्टोरेज करता है। जैसा कि आपने जाना है कि जो आपके मसल सेल्स होते हैं जिनमें पाए जाने वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, जो कि कैल्शियम का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। जब कभी भी आपको मसल्स का कंट्रक्शंस कराना होता है तो कैल्शियम वहाँ पर रिलीज होता है, तब जाकर के आपके मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव होकर के कॉन्ट्रैक्शंस करना शुरू कर देते हैं। तो इनका तीन बेसिकली मेजर फंक्शन है, मतलब जो कि कह सकते हैं कि ओवरऑल फंक्शन है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, कैल्शियम का स्टोरेज करना, एज वेल एज लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना। ओके, सो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो राइबोसोम्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे। अगर किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अगर पाया जाता है तो उसको बेसिकली आप रफ बोलते हैं, नहीं पाया जाता तो उसको आप स्मूथ बोलते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको कि हम आर के नाम से जाना जाता है, उनका मेजर जो रोल प्ले है वो किसमें है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। सो ऐसे टाइप के राइबोसोम, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोसोलिक फेज पे। सो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स साइटोसोलिक फेज। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, और ये प्रोटीन को बनाने के लिए बेसिकली फैक्ट्री मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है। तो राइबोसोम्स का लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोलिक फेज पे। तो उस साइट को या उस प्लेस को बेसिकली हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। Significant role in trafficking of a secondary proteins to the Golgi apparatus, lysosomes and plasma membrane। इनका मतलब जो राइबोसोम मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वाले राइबोसोम्स बेसिकली उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं जो कि आपका सेक्रेटरी प्रोटीन्स की कैटेगरी में आता है। मतलब वो बाहर जा सकते हैं, या आपके गोल्जी apparatus में रह सकते हैं, या आपका लाइसोसोम्स में रह सकते हैं, या फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रह सकते हैं।
इन सभी में जाने वाला मतलब जिन प्रोटीन का लोकेशन या फाइनली जो डेस्टिनेशन होता है, अगर इन कंपार्टमेंट में होगा तो उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पे। आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, सपोज जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, आपसे दे दिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट का कोई एक एंजाइम है, जैसे सपोज कि एटीपीएज है, राइट। तो उस एटीपीएज की सिंथेसिस में मतलब उस एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, फ्री राइबोसोम्स पे होगा या बाउंड राइबोसोम्स पे होगा, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस पाए जा रहे हैं उन पे होगा या साइटोसोल में पाया जाता है उन पे होता है। दो तरीके के राइबोसोम्स आपके पाए जाते हैं आपके सेल्स में। एक तो पहला जो कि आपका साइटोसोल में पाया जाएगा, जिसको कि आप फ्री राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, फ्री राइबोसोम्स। और अगर आपका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जा रहा है इस तरीके से यहाँ पे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बाउंड राइबोसोम्स, मतलब कि RER के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि RER मतलब कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन राइबोसोम्स होते हैं, उन कौन कौन से प्रोटीन्स को बनाते हैं। नंबर पहला यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोटीन दिखाया गया, गोल्गी बॉडी का है और लाइसोसोम्स का है, फिर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। जिन प्रोटीन्स का लोकेशन या जिन प्रोटीन्स का डेस्टिनेशन इनमें से कहीं पे भी होगा, उनकी सिंथेसिस बेसिकली कहाँ पे होगी, दैट इज द बाउंड काइंड के राइबोसोम्स पे होता है। ओके। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से होती है, और आउटर मेम्ब्रेन से होने के बाद आपको इस तरीके से फैला हुआ रहता है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, गोल्गी बॉडी होता है। तो जिस गोल्गी बॉडी का जो जो पोर्सन आपका गोल्गी बॉडी से इनसे संपर्क में रहता है, मीन्स टच में रहता है, उसको आप बोलते हैं सिस फेस, और जो सबसे लास्ट में रहेगा इधर की तरफ उसको आप बोलते हैं ट्रांस फेस। तो न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी के बीच में पाए जाने वाले जो ऑर्गेन्स हैं उनका नाम है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपको जो येलो येलो पार्ट ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, आपके राइबोसोम्स हैं। तो इतने वाले पूरे एरिया को यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये जो ऐसा फिंगर लाइक फोल्डिंग हुई है, इन फोल्डिंग को बेसिकली हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, और सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, जो कि ये सब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा, जो मटेरियल होगा, उसको ल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। इस वाले एरिया का जहाँ पे आपको कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी आपको यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। सो प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स जो है वो डिसाइड करता है, वो क्लासीफाई करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेचर को। अगर राइबोसोम्स पाया जाएगा तो उसको रफ बोलेंगे, नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ बोलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होंगे वो इन तरीके के प्रोटीन्स को बनाएंगे, सेक्रेटरी का, गोल्गी एपरेटस का, लाइसोसोम्स का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पे से आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अभी और भी हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे, पहले एक आउटलाइन ले लेते हैं। सो SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनका कि बेसिक रोल है वो किसमें, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस करने में। और स्टेरॉयड हार्मोन्स की अगर यहाँ पे बात अगर आपसे कर दिया गया, तो जितने भी आपके मेल या फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका नेचर लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, मीन्स लिपिड के बने हुए होते हैं। जैसे एंड्रोजेंस जो होते हैं, एस्ट्रोजेंस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, राइट। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब लिपिड का नेचर होता है। दैट इज़ वाई आप इनको स्टेरॉयड हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और इनकी जिस सिंथेसिस होगी वो कौन करेगा, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजनेज। जो भी मटेरियल आपने खाया हुआ है, उन मटेरियल का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए, आजकल आता है ना डिटॉक्स करने के लिए केमिकल्स आते हैं, या खाने के लिए दवाइयाँ आती हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको डिटॉक्स करते हैं पूरी तरीके से। आपकी बॉडी में बनने वाले जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको जिनसे कि आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है या जिनसे आपकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी हैम्पर हो रही है, उन चीज़ों को नलीफाई करने के लिए प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाले प्रॉब्लम को, मतलब प्रोसेस को बेसिकली हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। और एंजाइम है दैट इज द ऑक्सीजनेस एंजाइम है, साइटोक्रोम है, और एक फैमिली है P450। ये सारे के सारे जो प्रोटीन होते हैं मिल करके आपकी बॉडी में बनने वाले जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसको कि हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स में बनने वाले जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को क्या किया जाए, एलिमिनेट आउट किया जाए, उनके केमिकल के इफेक्ट को क्या किया जाए, नलीफाई किया जाए। तो उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। रेगुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम प्लस आयन,
कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो दो टाइप के आपके मसल्स हैं, उन दोनों मसल से कैल्शियम के रिलीज को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, दैट इज द SER। ओके, सो बात यहाँ पर आती है कि सेंसर फॉर प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन बाउंड वर्सेस फ्री राइबोसोम्स। कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, मतलब वो प्रोटीन फ्री राइबोसोम से बनेगा या प्रोटीन आपका मेम्ब्रेन बाउंड पे बनेगा, इसकी जो डिसीजन है या इसका जो काम है वो कौन करता है और कैसे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो क्लास ऑफ प्रोटीन हैं जिनकी सिंथेसिस मेम्ब्रेन बाउंड पे हो रही है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड से मतलब क्या है कि ऐसे राइबोसोम जो कि RER पे क्या है पाए जा रहे हैं, और ये वाले वो राइबोसोम्स हैं जो कि बेसिकली कहाँ पे हैं, साइटोप्लाज्म में हैं। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स देखते हैं पहले कि वो राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला हुआ है, मीन्स जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उनसे कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं। सो नंबर पहला है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सा? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया, जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रल और पेरीफेरल या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्या हैं, इनका क्या रोल होता है। तो वो प्रोटीन जो कि आपका मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली एक क्लास ऑफ प्रोटीन होती है इंटीग्रल प्रोटीन, उस प्रोटीन की सिंथेसिस आपका कहाँ पे होगा, राइबोसोम्स जो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड किया हुआ है। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का सिंथेसिस आपका कहाँ पे होगा, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का। इसके बाद जिन किसी भी प्रोटीन्स का डेस्टिनेशन गॉल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम्स होगा, इंडोसोम्स होगा, वैक्यूल्स होगा एंड वेसिकल्स होगा, ये जितने भी पार्ट आपको यहाँ पे नाम लिखे गए हैं वो बेसिकली आपके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनल्स हैं, राइट। जैसे इंडोसोम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इनका जो सिंथेसिस होगा इनके प्रोटीन्स का, मतलब जिस किसी भी प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडी में रहना है, मतलब उसका फाइनल काम वहाँ पे है, या जिस किसी भी प्रोटीन्स को आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है, उन सारे प्रोटीन की सिंथेसिस जो होगी वो कहाँ पे होगी, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड गोल्गी राइबोसोम्स पे होगी, मतलब वो वाले राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, अटैच्ड है, मीन्स एसोसिएटेड है। ओके, सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फ्री राइबोसोम्स की कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं या कौन कौन से ऐसे सेल्स के कंपार्टमेंट हैं जिनकी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम्स होता है वो यूज होता है, न कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, तो फ्री राइबोसोम्स में कौन कौन आता है, नंबर पहला पेरीफेरल प्रोटीन्स, और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन। ये प्रोटीन्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और नेचर दे दिया जाता है इनफैक्ट कि हाँ इनका नेचर जो होगा वो क्या होगा, ये पेरीफेरल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन, इस तरीके से नाम देकर पूछे जाते हैं। तो राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं ऐसे कि ये वाली जो प्रोटीन होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, राइट। और जबकि जो मेम्ब्रेन बाउंड वाली है वो कहाँ पे होगी, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। तो यहाँ पर आप उसको राइट कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ये कहाँ पे आपकी बन रही है। सो पहले वाले के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ER पे पाए जाने वाली ER एसोसिएटेड, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। सो पहला आपको यहाँ पे दिया गया कि पेरीफेरल प्रोटीन होंगे जिनका नाम है स्पेक्ट्रिन और एंकारिन प्रोटीन, जो कि आपके दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। इसके बाद है न्यूक्लियस, पैरोक्सीसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी आपके इस टाइप के ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कि जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके लिए आपका जो प्रोटीन्स होगा, मतलब जो प्रोटीन्स आपको क्लोरोप्लास्ट में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या पैरोक्सीसोम्स में जाना है, या आपका न्यूक्लियस में जाना है, या फिर आपका साइटोसोल में जाना है। साइटोप्लाज्म से लेकर के न्यूक्लियस, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरिफेरल प्रोटीन, अगर इन सब में कहीं का प्रोटीन्स को जाना होगा तो इनकी जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ पे होगी, दैट इज द फ्री वाले राइबोसोम्स पे। तो फ्री राइबोसोम्स पे
उन सारे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जिन प्रोटीन्स का डेस्टिनेशन आपका इन सब में होगा। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे हैं उनकी जो होगी सिंथेसिस मतलब उन राइबोसोम पे किसका सिंथेसिस होगा, ऐसे प्रोटीन जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, गोल्गी बॉडी के होंगे, ईआर के होंगे या लाइसोसोम्स के होंगे, इंडोसोम्स के होंगे या वैक्यूल्स के होंगे। सो इस तरीके से इनका क्या है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको जरा आप अच्छे। हाँ जी। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन बनता नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये आपका जब प्रोटीन बनेगा स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म में, तो सभी के सभी प्रोटीन्स आपकी नॉर्मल प्रोटीन होती हैं, पेप्टाइड। उनमें एडिशंस किए जाते हैं गोल्जी बॉडी में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना? जैसे जो ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो टर्म आपने दिया है, उस ग्लाइकोप्रोटीन में आपके 2 पार्ट हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज़ हैं और दूसरा आपका क्या है प्रोटीन है। तो इस तरीके से प्रोटीन न्यूली जो बनती है साइटोप्लाज्म में, ऐसा नहीं बनता है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन आपकी बनेगी जिसको आप नेसेंट प्रोटीन बोलते हैं, ये पूरी तरीके से पेप्टाइड होती है। इस पेप्टाइड का पहले ट्रांसपोर्टेशंस कहाँ पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कोई भी प्रोटीन बनेगी मतलब चाहे कोई भी प्रोटीन हो, सबसे पहले वो बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म में बन रही है, वो वहाँ से पहले कहाँ पे जाएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद गोल्गी बॉडी में जाएगी। वहीं दोनों चीज़ों से मतलब वही दोनों कंपार्टमेंट हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे आपको जाना होगा। और अभी आपको जो हम समझा रहे हैं ये है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कि किस टाइप की प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होगी। राइबोसोम्स आपके सेल्स में दो कैटेगरी में पाए जाते हैं। नंबर पहला, ऐसे राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहते हैं। नंबर दूसरा, ऐसे राइबोसोम जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है एसोसिएटेड हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड, फ्री का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में। तो मेम्ब्रेन बाउंड वाले राइबोसोम जो होंगे उन राइबोसोम्स की पे ऐसे सारे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जिस प्रोटीन का डेस्टिनेशन बेसिकली या तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होगा, इंडोसोम्स होगा, वैक्यूल्स होगा एंड वेसाइकल्स होगा। ये जितने भी कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट के जितने प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को जाने के लिए या उन प्रोटीन्स के लिए जो सिंथेसिस होगी वो बेसिकली कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। मनीषा चौधरी हैज रेज हैंड। बताइए क्या हुआ मनीषा? पूछिए। अच्छा ओके, हमें लगा कि कुछ डाउट है आपको। अवनीत आपको अभी डाउट से जो था तो ज्वाइन कर दिया मैंने। हाँ हाँ ज्वाइन कर दिया। अमित थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, बाकी लोगों को क्या है मतलब सुनाई दे रहा सही से? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ओके सो यहाँ से आपके देखिए दो तीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात ध्यान रहे। आपको ऑर्गेनेल्स दिए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको दे दिया गया कि पेरोक्सीसोम्स है या दे दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या जी, तुम आकर के पूरा एकदम वो कर दोगे? तो आपको दिया कैसे जाता है? सपोज कीजिए आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, लाइक एज आपका टीसीएस साइकिल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन चल रहा है, राइट, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। कास्पेजेस चल रहे हैं जो कि आपके एपोप्टोसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके साथ साथ में कैंसर कलोगेशन भी वहाँ पे चलता रहता है। चीज़ों को बहुत अलग अलग टाइप के चलते रहते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन या एंजाइम का नाम आपको दे सकता है कि पूछेगा कि ये वाली एंजाइम है और इस एंजाइम की सिंथेसिस अगर हो रही है तो कहाँ पर होगी? मेम्ब्रेन बाउंड वाले पे होगा या फ्री राइबोसोम्स पे होगा, राइट? या तो आपको डायरेक्टली ऑर्गेनेल्स दे करके पूछेगा कि हाँ सपोज कि कोई प्रोटीन का डेस्टिनेशन क्लोरोप्लास्ट है, अगर वहाँ पे उसको जाना है तो क्लोरोप्लास्ट वाली जो प्रोटीन होगी वो कौन से टाइप के राइबोसोम पे सिंथेसाइज होगी, फ्री फॉर्म वाले पे या बाउंड वाले पे। फ्री का मतलब है साइटोप्लाज्म, बाउंड का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। सो आपको अगर ऑर्गेनेल्स के नाम पे देता है फिर तो आपके लिए ईजी हो जाता है और उनका नाम याद रखना ईजी है।
लेकिन अगर आपको उस ऑर्गेनेल्स में होने वाले पर्टिकुलर जो प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ से उठा करके अगर आपको देता है, तो उसके लिए बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको सभी ऑर्गेन्स के फंक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट अभी जितने भी ऑर्गेन्स हैं, उनके बारे में आप लोगों ने सब बहुत कुछ जान लिया है और आगे भी अभी आप जानेंगे। तो फंक्शंस से दे करके पूछेगा तो भी आप कर पाएँगे, या डायरेक्टली अगर आपका नाम देकर पूछता है, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली कि अभी आप लोगों को ये हाँ। हुँ, हुँ। किसी भी किस कहीं कहीं पे भी मतलब जो भी जैसे सारे सेल्स के मेम्ब्रेन के लिए चाहिए होगा इंटीग्रल प्रोटीन, राइट? तो उस सेल्स जैसे सपोज कि सेल्स अगर आपकी सेल्स है और उसका डिवीजन हो रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जितने जब डिवीजन के टाइम पे सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनल्स हो, है ना? तो ये जो मेम्ब्रेन का सिंथेसिस होगा, उसके सिंथेसिस करने के लिए आपको प्रोटीन और लिपिड चाहिए होगा। तो ये प्रोटीन कौन बनाएगा? वही सेल्स बनाएगी। तो वो सेल्स जब आपकी मतलब उस सेल्स के लिए जो इंटीग्रल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो बनाएगा कौन? दैट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड, है ना? चलिए अभी हाँ, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको कि आप सेक्रेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि सेल्स के बाहर जाती हैं। जैसे लेने की ज़रूरत होती है ना, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी आपका क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है ना? अब जो सेल्स आपकी एंटीबॉडी बनाती है, उस एंटीबॉडी की ज़रूरत उस सेल्स के अलावा भी बाकी सेल्स को होती है। सारे सेल्स तो एंटीबॉडी बना नहीं सकते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है कि नहीं? जैसे हाँ, बिल्कुल। सारे सेल्स में जो आरएनए का एक्सप्रेशंस होता है वो अलग-अलग होता है। आपकी ही बॉडी के अलग-अलग टिश्यूज़ से अगर हम सेल्स निकालें और अगर उनकी आरएनए मतलब प्रोफाइलिंग करेंगे तो वहाँ पे आरएनए हमको अलग-अलग मिलेगा। क्योंकि सभी सेल्स की ज़रूरत अलग है और उसी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपके सेल्स में प्रोटीन का एक्सप्रेशंस होता है, मतलब आरएनए बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेल्स आपके मसल सेल्स में जितनी प्रोटीन्स आपकी दिखाई दे रही हैं, उतनी सारी प्रोटीन्स आपके हेयर वाले सेल्स में दिखाई दें या आपके एपिथेलियल सेल्स में दिखाई दें या फिर आपके इंटेस्टाइन वाले सेल्स में दिखाई दें। ये ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके पूरे इस एंटायर जीनोम में 30,000 डिफरेंट काइंड के क्या हैं जीन हैं, है ना? बट इन जीन का किसी एक सिंगल सेल में एक्सप्रेशंस एक टाइम पे नहीं होता है। सारे सेल्स में जीन का एक्सप्रेशंस का जो पैटर्न है, जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है, वो अलग-अलग होती है। आपने आपने पढ़ा है सीडीएनए लाइब्रेरी, पढ़ाया मैंने। सीडीएनए लाइब्रेरी के लिए आपको बताया जाता है कि इनका जो वैल्यू होती है वो हमेशा मतलब वेरिएबल होता है। स्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हैं वो कौन से स्टेज पे है डिपेंड करेगा। जैसे हमारी बॉडी में जब हम चाइल्डहुड में थे तो अगर हमारी प्रोफाइलिंग की जाती तो वहाँ पे अलग आता। अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं यहाँ पे अलग आएगा, अभी कुछ ज़्यादा और एज हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ अलग आएगा। आपके एक डे में ही आपके वेरिएशंस आ सकते हैं अलग-अलग सेल्स में। आपके डे डे टाइम का जो वेरिएशंस होता है, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आप दिन भर से खाना नहीं खाए हैं, उस टाइम पे आपकी प्रोफाइलिंग अलग आएगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हैं तो उस टाइम पे प्रोफाइलिंग अलग आएगी। आपका कोई रिजल्ट निकला, आप क्वालीफाई हो गए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, उस टाइम प्रोफाइलिंग आपकी अलग आएगी। सो एक इंडिविजुअल्स का एक डे में अलग-अलग सिचुएशंस पे भी प्रोफाइलिंग अलग आती है और एक ही सेम टाइम पे अलग-अलग जो टिश्यूज़ होंगे वहाँ प्रोफाइलिंग अलग आएगी। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स की जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। दैट इज़ व्हाई सीडीएनए मॉलिक्यूल्स का जो लाइब्रेरी बनाया जाता है वो हमेशा बहुत ही वेरिएबल होता है। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए आपको बोला जाता है कि किसी एक इंडिविजुअल का किसी भी स्टेज पे अगर आप लेते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसाइज बाय बाउंड राइबोसोम्स इंटर इनटू द ल्यूमेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ आरईआर बाय द प्रोसेस ऑफ अ को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशंस। ये जो वर्ड है ये सीएसआईआर में कई बार दिए गए हैं। को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशंस का मतलब क्या होता है कि जब आपका साइटोप्लाज्म में
न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, तो मान लीजिए कि आपका ये एन टर्मिनल है और प्रोटीन यहाँ पे आपकी बन गई। बाकी अभी आपका यहाँ पे ये आरएनए के स्टैंड पे आपका ये ट्रांसलेशंस की प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक तरफ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस आपकी होती जा रही है और ये आपका प्रोटीन बनता जा रहा है, और तभी ये आपका जो आपका ये जितना पार्ट ये बना हुआ है, ये यहाँ से जो अटैच्ड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है, इंटर कर जाता है। सो कोड ट्रांसलेशंस का मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस जिसका कि नाम है ट्रांसलेशन, जिसके थ्रू आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, इस ट्रांसलेशंस की फिनिशिंग नहीं हुई है कि यहाँ पे आपका ट्रांसलोकेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ये शुरू हो जाता है, तो इसको आप बोलते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। मतलब पूरी तरीके से ट्रांसलेशंस की प्रोसेस स्विच नहीं हुई है, खत्म नहीं हुआ है, अभी वो ट्रांसलेशंस चल रही है, लेकिन ये जो प्रोटीन आपकी बनी है, ये वाला एंड आपका क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव कर जाता है, मतलब इंटर कर जाता है। कहाँ पे, ल्यूमेन में और मेम्ब्रेन में, जो प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज हो रही है। तो ऐसे टर्म को के लिए वर्ड यूज किया जाता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। साथ साथ में दोनों प्रोसेस चल रही है, ट्रांसलोकेशंस की भी और ट्रांसलेशंस की भी, तो उसको बोलते हैं को। जैसे आप बोलते हैं ना कोडेड कॉलेजेस है जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज पढ़ते हैं, को रिलेशन है, राइट, संबंध है एक दूसरे में, दो पैरामीटर्स आप निकालते हैं ना, को रिलेशन रिलेशन। तो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में साइमल्टेनियसली चल रही हैं, कोई फिनिश नहीं हुआ है। क्या क्या कह रही हैं? मॉडिफिकेशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा ना, ट्रांसलेशन यहाँ साइटोप्लाज्म में थोड़ी ना होगा मॉडिफिकेशन। साइटोप्लाज्म का जो लोकेशन, नहीं नहीं, हाँ फिर से समझ लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ आपका डीएनए है, इस डीएनए से आपका क्या बना, एमआरएनए बना। ये एमआरएनए आपका न्यूक्लियर पोर से क्या हुआ, यहाँ पे बाहर आया, और इस एमआरएनए पे आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशंस हो रही है, राइट। ट्रांसलेशंस के बाद आपका जब होता जाता है तो यहाँ पे आपकी पेप्टाइड बनती है। तो मान लीजिए आपका ये पेप्टाइड है न्यूली वाला, जिसका ये एन टर्मिनल है, ओके। ये वाली जो प्रोटीन आपकी बन रही है, अभी ट्रांसलेशंस चल रहा है, ये वाली प्रोटीन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करती है, मूव कर जाती है। ये अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है, ये भी चलता रहेगा। अब यहाँ पूरा जब ये खत्म होगा तो पूरी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तब यहाँ पे पूरा आपका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर गोल्गी बॉडी में जाएगा, तब जाकर इसका ट्रांसलोकेशन मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा। तो अभी ये प्रोटीन सिर्फ नेसेंट प्रोटीन है, मतलब कि प्री मेच्योर प्रोटीन है। इसमें ना तो अभी फोल्डिंग, मतलब इसको प्रोटीन नहीं बोलते हैं, इसको पेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग बात करते हैं वो एक्चुअली में पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। प्रोटीन टर्म देना गलत हो जाएगी, प्रोटीन का नाम हम तब देते हैं जब वो बेसिकली फोल्डिंग में होती है, किसी स्टेट में होती है। और वो होता सिर्फ क्या है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड के। तो यहाँ पे अभी सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा था ये पूछा आपसे ये जाता है कि जो नेसेंट प्रोटीन आपकी बन रही है, उनका जो सिंथेसिस मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूवमेंट होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के थ्रू, कंप्लीट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू, इस तरीके से सवाल आपको दिए जाते हैं। तो को वाला वर्ड आप याद रखिएगा, और इस को का मतलब है साथ साथ, कौन, दो चीज, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब है बनना, इसका मतलब है मूव करना। हाँ बिल्कुल। जब तक वहां पे कोई, हाँ जब तक कोई वहां पे फोल्डिंग नहीं होगी, बॉन्ड का इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक प्रोटीन का कोई कन्फर्मेशन नहीं आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। और कुछ डाउट है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओके।
सो यहाँ पे है मेजर मॉडिफिकेशंस इन ल्यूमेन ऑफ ER कौन कौन से वो मेजर मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होता है, मतलब इन साइड में होता है जब कोई प्रोटीन न्यूली प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुई है और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड में। तो वहाँ पर जाने के बाद कौन कौन सा मॉडिफिकेशंस होगा उसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं और इससे सवाल आपका पूछा जाता है। तो नंबर पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज का प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वहाँ पे एडिशन होना। अगर किसी भी अमाइनो एसिड्स के, मान लीजिए कि आपका ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के एक अमाइनो एसिड को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। सो ये आपका मान लीजिए NH2 ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक, ये आपका R ग्रुप और ये आपका H ग्रुप। तो इस N और C मतलब अमीनो का नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक का कार्बन, अगर कार्बोहाइड्रेट मायोटीज का मॉलिक्यूल्स का एडिशन प्रोटीन के इस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ में होगा तो उसको आप बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ग्लूकोज या एडिशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट या एडिशन ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल। तो अगर प्रोटीन के अमाइनो एसिड के एन एटम से मीन्स नाइट्रोजन एटम के साथ में अगर होगा तो उसको आप बोलेंगे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस, और अगर आपका कार्बोक्सिलिक के कार्बन से होगा तो उसको आप बोलते हैं सी लिंक्ड या सी टर्नल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली जो ग्लाइकोसाइलेशन पाया जाता है वो आपका है दैट इज एन लिंक्ड। ये कई बार सवाल आपसे पूछा गया, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, इसका मतलब भी आपसे पूछा जाता है और साथ साथ में आपसे इनका लोकेशन भी पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर होता है। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब समझ में आया कि जब प्रोटीन के अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन एटम के साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट का मायोटीज क्या होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा, तो उसको आप एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब पहला आपका हो गया ग्लाइकोसाइलेशन, कौन सा, दैट इज द एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ये प्रोसेस हो रही है कहाँ पे, RER के ल्यूमेन में, मतलब कि जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसके अंदर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ER लूमेन, अंदर वाला। तो जब प्रोटीन आपका यहाँ पे अंदर में आ गया है, यहाँ से साइटोप्लाज्म से यहाँ पर आ चुका है, तो उसके साथ में क्या क्या होगा, उस प्रोटीन में आपका क्या किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाएगा। कौन से लिंक पे, एन नाइट्रोजन एटम पे। दूसरा, वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे प्रोटीन्स के लिए जरूरी है? आंसर इज व्हाट? नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, सिस्टीन तो किसी भी प्रोटीन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी में होगा। वो आपका लॉजिक अलग है कि सिस्टीन के साथ में बाइंड मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या सारे प्रोटीन, जैसे आपने पढ़ा अभी भी है यहाँ पे, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इन सब में रहने वाले अलग अलग प्रोटीन्स हैं। क्या सारे प्रोटीन्स का डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या मतलब होना चाहिए? जल्दी। ओहो! मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जितने भी डेस्टिनेशन आपने देखे हैं पीछे वाले स्लाइड्स में कि प्रोटीन कहाँ-कहाँ जा सकती है, देखा ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है और क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है या फिर गोल्गी बॉडी में जा सकता है। ये सारे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, इन सब के लिए क्या सारे प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना मतलब ज़रूरी है या बनता है? सो आंसर इज़ नो। सारे प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है और किसमें बनेगा, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से टाइप के प्रोटीन में
डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड बन सकता है या कौन से टाइप के प्रोटीन में डाइसल्फ़ाइड बनता है, ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप पहली चीज़ तो ये जानते रहिए कि सारे प्रोटीन्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाने वाले जो प्रोटीन होंगे, उन सारे प्रोटीन्स में आपका डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। किसमें बनेगा अभी ये पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन। जो भी आपके प्रोटीन्स पेप्टाइड के फॉर्म में हैं, उन प्रोटीन्स का पहले क्या होगा, प्रॉपर फोल्डिंग होगी। मतलब उनको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, चाहे वो आपका टर्सरी हो, चाहे वो क्वाटरनरी हो, वो कॉन्फ़िगरेशन जब तक वो अटेंड नहीं करेंगे, तब तक वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं आते। तो उनको प्रॉपर क्या की जाती है, फोल्डिंग की जाती है। ओके, और स्पेसिफिक प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज होते हैं। प्रोटीन में जो अननेसेसरी पार्ट होगा, जो भी आपके सिग्नेचर सीक्वेंसेस होते हैं, उनको या फिर कहीं जहाँ कहीं से भी उनकी ज़रूरत होती है, क्लीव किया जाता है। क्लीव करने के बाद फिर उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस भी आपका आर के ल्यूमेन में हो जाता है। इसके साथ साथ में असेंबली होगी, मतलब सारे के सारे जो आपके छोटे छोटे मोनोमर यूनिट होंगे, उनका क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। जुड़ना होगा, और उससे जुड़ने के बाद आपका फंक्शनल मल्टीमेरिक जो प्रोटीन होगी, उनका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपका आर के ल्यूमेन में क्या है, चलते हैं, जिनसे आपके बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपका आर में चल सकता है, क्या क्या प्रोसेस आपका आर में नहीं चल सकता है। जो मैं सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या सब में बनेंगे, तो आंसर इज नो। सिर्फ ऐसे प्रोटीन जो कि सेक्रेटरी प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से, जिनको कि बाहर जाना होता है, सेक्रेटरी प्रोटीन, उन प्रो हाँ, ग्लाइकोबॉडी, जैसे जैसे आपका जो एंटीबॉडी है ग्लाइकोप्रोटीन सा, वो सेक्रेटरी प्रोटीन में आता है, तो उसको उसमें बनना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं, उनमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, और उनके लिए वो ज़रूरी है। कोई भी प्रोटीन, यहाँ पे स्टार लगा करके हैशटैग लगा लीजिएगा, जो कि साइटोप्लाज्म में रहेगा, या आपके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लाइक एज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल, इन सब में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होंगे, उनके प्रोटीन्स में कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का सिंथेसिस नहीं होगा। सो आपने यहाँ पे देखा था कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका उनका जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, तो इनका जो सिंथेसिस होता है बेसिकली कहाँ पे होंगे, फ्री राइबोसोम्स पे। तो एक टर्म आपको यहाँ पे और भी आता है, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करने में, ऑर्गेनेल्स में आपके सारे आ जाते हैं। जिन ऑर्गेनेल्स का प्रोटीन फ्री वाले राइबोसोम्स पे होता है, किस पे, फ्री राइबोसोम्स पे, वो वाले ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला करके जो भी प्रोटीन्स आपकी बनेगी, उन प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड को की बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड उस प्रोटीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है, राइट? और आपका जो साइटोप्लाज्म का कंडीशंस होता है, वो हाईली रिड्यूस्ड कंडीशंस होता है, जो कि मतलब कि आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो साइटोप्लाज्म में कभी भी डाइसल्फाइड वाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली क्या होता है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है। तो रिड्यूसिंग होने का मतलब क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो थायोल ग्रुप होते हैं इनके बीच में बनता है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, एस एच के फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, एस एच। और अगर ये फॉर्म में आ जाएंगे, ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। जब कभी भी आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, और ये क्या आपका रिड्यूस फॉर्म होता है। तो साइटोप्लाज्म का इसका जो नेचर है वो क्या है, हाईली रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट होता है। स्पेसिफिक प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का टारगेट बेसिस पे, मतलब अलग अलग सीक्वेंसेस पे क्या क्या था, क्लीवेज कराई जाती है। जैसे कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, और साइनाजिन ब्रोमाइड है, CNBR, ये सब आपके जो आपके मतलब सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स को कट करने वाले क्या हैं, एंजाइम्स होते हैं।
तो जब प्रोटीन्स नेसेंट वाली बनती है तो उसके सारे के सारे पार्ट फंक्शनल नहीं होते, उनमें से कुछ पार्ट को क्लीव किया जाता है। तो क्लीविंग करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की जाती है। असेंबली का मतलब ये होता है कि जैसे जब क्लीवेज किया गया तो अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट बन जाते हैं, सॉरी डबल दिखा रहे हैं, अलग अलग क्या होगा आपका, ये प्रोटीन्स का पार्ट बन जाता है। तो इन ये आपके क्या होंगे, मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। तो इन सबको कंबाइन करके आपका एक मल्टीमेरिक यूनिट क्या होता है, बन जाता है। लाइक दैट इस तरीके से सपोज अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो 4 पेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। तो जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा तो चारों अलग अलग होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। तो इनका क्या होगा, असेंबली करके यहाँ पे बनाया जाएगा कंबाइंड फॉर्म में, जो कि आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो असेंबली का मतलब होता है सारे के सारे जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं उनको कंबाइन करके उनको मल्टीमेरिक प्रोटीन का फॉर्म देना। जी हाँ, आर ई आर के ल्यूमेन के इनसाइड में होता है। ये सारे जो पॉइंट आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पांचों चारों ऑप्शंस आपके ना एग्जाम के क्वेश्चंस में ऑप्शंस बन करके आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ई आर के ल्यूमेन को लेकर के या उनके फंक्शंस को लेकर के, या कौन सा स्टेटमेंट सही है फंक्शंस अबाउट आर ई आर ल्यूमेन। राइट, तो आपको ये दिए जाते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन जो हो रहा है वो दो तरीके से होता है, ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड। ओ लिंक जो होगा आपका वो आगे जब पढ़ेंगे आप गोल्जी बॉडी, वहाँ पे पाई जाती है, और एन लिंक्ड जो कि अभी आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पाया जाता है। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आपका जो होगा वो यहाँ पे होगा। इसके लिए आपको अमाइनो एसिड भी पूछा जाता है। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो बेसिकली एस्पराजीन पे होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कहीं जरूरी नहीं कि मतलब सिर्फ हमेशा एन टर्मिनल वाले पे हो, कहीं कहीं प्रोटीन हो सकती है, मतलब कहीं का भी अमाइनो एसिड हो सकता है। एन लिंक का मतलब सिर्फ ले, एन का मत एन का मतलब है कि जो अमाइनो एसिड में एक जगह एक तरफ से आपको अमीनो ग्रुप दिखाया जा रहा है नाइट्रोजन एटम, तो उस नाइट्रोजन एटम से अगर कार्बन जुड़ेगा तो वो कहलाएगा दैट इज द एन लिंक्ड। अगर कार्बो अभी स्ट्रक्चर बना के समझा रहा था तो कहाँ ध्यान था, क्या जी वंदना, मारेंगे ना, देखा नहीं है, दूसरा भी काम करते रहती हो क्या बीच में, देखो इधर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है और इस अमीनो ग्रुप का ये जो नाइट्रोजन है NH2, यहाँ पे बाकी आपका हाइड्रोजन है, बाकी ये आपका आर ग्रुप है। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स मीन्स सपोज कि ये कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये वाला अगर मॉलिक्यूल प्रोटीन का, मान लीजिए ये पूरा प्रोटीन है, इसका मैंने एक अमीनो एसिड दिखाया हुआ, ये हमेशा टर्मिनल पे नहीं होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा तो उसको आप बोलेंगे एन लिंक्ड, और अगर ये कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे ओ लिंक्ड। मतलब कार्बन का ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो वाला ग्रुप, ये इससे जुड़ेगा तो आपको बोलेंगे उसको दैट इज द ओ लिंक्ड। उससे कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा टर्मिनल पे होगा, वो कहीं पे भी बीच में हो सकता है। और ये एन लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशंस किया जाता है, इसके लिए जो अमाइनो एसिड्स होगा वो बेसिकली होगा एस्पराजीन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन से, मतलब ये सी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे होता है कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में, इसके ऑक्सीजन से होगा तो उसको बोलते हैं ओ लिंक्ड। तो 5 कौन-कौन से प्रोसेस होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सर यहाँ पे फटाफट ध्यान दीजिए। ग्लाइकोसाइलेशंस होगा जो कि आपका एन लिंक्ड होंगे, और ये एन लिंक्ड के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए वो कौन सा चाहिए, दैट इज एस्पराजीन, एएसएन। तो 3 सवाल आपका तो यहीं से बन गया। पहला, ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है, यस हो रही है, कौन सा हो रहा है, एन लिंक्ड हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, एस्पराजीन के साथ में हो रहा है, राइट। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और प्रॉपर फोल्डिंग भी होती है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज भी होता है, मल्टीमेरिक प्रोटीन का असेंबली भी होता है। ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके पार्ट सी के सवाल आपके बनाए जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट या कॉम्बिनेशन इनके लिए सही है या गलत है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस इससे बनते हैं। ओके, सो आपने देखा कि बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से मेजर मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, और उन मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में भी यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। जैसे पहला है एनलाइन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन। सो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशंस करने का जो मतलब है आपको मैंने बता दिया। एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल टू एन एटम ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, तो उसको आप बोलेंगे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस। हेलो, आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, आ रही है ना? अच्छा,
बस क्लास चल जाए अच्छी तरीके से। ओके, सो आरईआर मेम्ब्रेन इज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ओलिगोसेकेराइड। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये नाइट्रोजन एटम से कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये ओलिगोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें जो कि कार्बोहाइड्रेट के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 5 6 7 इस तरीके से मायोटीज बने हुए होते हैं। मैनोज होगा, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, एटसेट्रा। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उनके लिए आर ई आर मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली एज अ कैरियर का काम करती है उन ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब कि आर ई आर की जो मेम्ब्रेन होगी, उसी पे आपका ये ओलिगोसेकेराइड का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिसाइड करता है, राइट, मीन्स पाया जाता है। तो ये कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि इस प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स के लिए जो कैरियर का काम होगा वो कौन करेगा, राइट। मतलब किस पे ये आपका ओलिगोसेकेराइड का मॉलिक्यूल्स आता है जहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये मेम्ब्रेन होगा, उस मेम्ब्रेन के पर ही आपका आता है ये ओलिगोसेकेराइड का मॉलिक्यूल, और इसी के ऊपर आपका क्या होता है, एडिशन होना शुरू हो जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होगा वो एज अ कैरियर का काम करेगा उस ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल के लिए। ये ओलिगोसेकेराइड कहाँ से आया, सेल्स से। क्या काम है इसका, ये वही मॉलिक्यूल है जो कि आपका चल करके प्रोटीन के नाइट्रोजन आइटम से क्या होगा, ऐड होगा, जिसको कि आप ग्लाइकोसाइलेशंस का नाम से जानेंगे। द प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड इज लिंक्ड बाई फॉस। उसके पास सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कि हम रिकॉग्निशन या सिग्नल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। सारे प्रोटीन्स के पास अपना अपना क्या है, सीक्वेंस होता है, और उन्हीं सीक्वेंस को सेल क्या करते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इनके साथ में अभी ये करना है। ओके, द प्रिकर्सर, हाँ बेसिकली अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो यही है कि सेल के इन साइड में होने वाले जितने भी मॉलिकुलर प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस का सिग्नलिंग के थ्रू ही रेगुलेशन होता है। सेल सिग्नलिंग आपके लिविंग सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी जो चीज़ हो रही है उसके लिए सेंस करता है आपकी बॉडी, तब जाकर के वो चीज़ें परफॉर्म हो पाती हैं। द प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड मीन्स इसकी बात कर रहा है। प्रिकर्सर ओलिगोसेकेराइड इज लिंक्ड बाई पायरोफॉस्फोरिल रेसिड्यूज टू डोलिकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोलिकॉल ये क्या है आपका, ये लॉन्ग चेन होता है कार्बन का बना हुआ, जिसमें कार्बन की संख्या बेसिकली आपका 70 से लेकर के 95 के बीच में होती है। सो ये आपका ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल इस डोलिकॉल से, जो कि एक लॉन्ग कार्बन का चेन होता है, इस डोलिकॉल से इस पॉलीसेकेराइड के बीच में जो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पायरोफॉस्फोरिल bond, right, linked by pyrophosphorylate residues to a डेलिकोल बॉन्ड, डेलिकोल मॉलिक्यूल। तो ये डोलिकॉल क्या है, एक आपका कार्बन का बना हुआ लॉन्ग चेन होता है, जो कि 70 से लेकर के 95 कार्बन एटम के मिलकर के बने हो सकते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होना था, जुड़ना होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स बिगिंस ऑन द साइटोसोलिक फेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल में आपसे पूछा जाता है, साइटोसोलिक फेस में होगा या ल्यूमेन फेस में होगा। तो याद रखिएगा, ये आपका जो साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस से साथ में जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस वाले फेज को आप बोलते हैं साइटोसोलिक, इस वाले फेज को बोलते हैं ल्यूमेन। तो यहाँ पर आपकी सिंथेसिस होगी इस वाले की। तो सिंथेसिस जो होगा वो बिगिन कहाँ से होगा, साइटोसोलिक फेज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस वाले फेज पे क्या होगा, सिंथेसिस होगा पूरा, किसका, ओलिन ग्लाइकोसाइलेशंस के लिए जो आपका मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ओके, एक टाइम पे मतलब एक बार में 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड 5 मैनोज रेसिड्यूज आर एडेड वन एट अ टाइम। एक बार में आपका दो मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के, और 5 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, मैनोज के। ये दोनों आपस में आकर क्या करते हैं, जुड़ते हैं सिंगल टाइम पे, तब जाकर के वहाँ पे ओलिगोसेकेराइड मतलब ग्लाइकोसाइलेशंस की जो होती है प्रोसेस होती है। किससे जुड़ेंगे, डॉलिकॉल से, जो कि आपका एज अ सबस्ट्रेट का भी काम करता है उसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऐड होने के लिए। सो टू, क्या क्या हुआ, अच्छा, यदि ये पीपीटी मिलेगा। अच्छा, ओके,
The first sugar, that is N-acetyl glucosamine, is linked to the dolicol by pyrophosphate bridge. सो डॉलीकॉल जो कि आपका एक कार्बन का लॉन्ग चेन है जिसमें कार्बन का संख्या 70 से लेकर के 95 कार्बन के एटम्स होते हैं ये, और जो आपका पहला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है दैट इज द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये आपस में दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसका नाम है पायरोफॉस्फेट ब्रिज या पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। एन ग्लूकोसामाइन क्या है, ये कार्बोनेट का डेरिवेटिव है, फर्स्ट शुगर है। हाँ, नहीं नहीं, ये डॉलीकॉल आपका सिर्फ कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है जो कि एज अ सबस्ट्रेट का काम करता है जुड़ने के लिए ग्लूकोसामाइन मतलब ग्लूकोज के यूनिट को। और इस डोलीकॉल में आपका फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के पायरोफॉस्फेटिक ग्रुप से मतलब इसके पास, इस डोलीकॉल के पास दो फॉस्फेट ग्रुप होता है इस तरीके से, और इसी फॉस्फेट ग्रुप से आपका ये वाला जो ग्रुप आकर के क्या होता है, जुड़ता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पायरोफॉस्फेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अभी फिगर आपको दिखाएंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, डायग्राम है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। ओके, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से दोनों चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, इनको हम बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशंस के नाम से जानते हैं कि मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वहाँ पे जुड़ रहे होते हैं। ओके, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ट्यूनिका माइसिन। ये आपका इस ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस को, मतलब इस मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल के साथ में जो लिंकेज हो रही होती है, इस लिंकेज को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो टिनिकामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन टू द डोलिकॉल रेसिड्यूज, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को जोड़ने में के जो लिंकेज है उस प्रोसेस को ब्लॉक करके ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये आपको दिया जा रहा है दैट इज अ डोलिकॉल है जो कि कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है जिसके पास आपके दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिनको मिला करके आपको पायरोफॉस्फेट डोलिकॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, एन स्टाइल ग्लूकोसामीन है, दैट दिस वन, जो कि इसके मायोटीज हैं। इन्हीं की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसको आप पायरोफॉस्फेट ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन क्या होगा, आपका जुड़ता जाएगा, ब्रांचिंग होती जाएगी। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मैनोज है, ये भी मैनोज है, ये भी मैनोज है, ये भी मैनोज है, ये भी मैनोज है, ये सारे आपके क्या है, मैनोज हैं। यहाँ पे आपका ये ग्लूकोज है, ये भी आपका ग्लूकोज है, ये भी आपका ग्लूकोज है। ये जो आपको यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, इनका लिंकेज है अल्फा 1 2 अल्फा 1 3 अल्फा 1 3 अल्फा 1 2, इस तरीके से। तो ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, ग्लूकोज के आकर के ऐड होते जाते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली आप ग्लाइकोसाइलेशंस के नाम से जानते हैं। तो डॉलीकॉल बेसिकली आपका एक कैरियर का या सबस्ट्रेट का काम करता है जिसके साथ ही आपका कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जुड़ पाते हैं। पहला जो आपका शुगर मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा किसी भी प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होगा वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही होगा। और फर्दर जो आपके आएंगे वो बेसिकली कोई भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे मैनोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, अलग अलग टाइप के। तो अलग अलग टाइप के आपके ग्लूकोज के मायोटीज क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के जुड़ते रहते हैं। हाँ हाँ बताइए क्या। ये वाला डोली, ये नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ये जाकर के पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है ना। और ये जो ट्यूनामाइसिन का मैं काम बता रहा था, ये ट्यूनामाइसिन आपका क्या करेगा, यही इस वाले प्रोसेस को ब्लॉक करता है। मतलब ये जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, इनका और इनके बीच का, ये वाला दोनों बॉन्ड जाकर के वहाँ पे आपके क्या होते हैं, मतलब बॉन्ड वो जो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, मतलब बॉन्ड को बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वो हट जाएगा। नहीं नहीं, डॉली कॉल से अगर आप देखेंगे तो उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो डायरेक्टली अटैच होगा। डॉली कॉल जैसे अभी ये वंदना पूछ रहे थे ना कि सर ये क्या होगा इसका, तो डॉली कॉल बेसिकली धीरे धीरे, मतलब जब से प्रोसेस आपकी बढ़ती जाती है ना, तो मेम्ब्रेन के ऊपर वाले पोर्शन से वो निकल जाता है। सिर्फ फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है वो जुड़ा हुआ रहता है आपका कार्बोनेट के मायोटीज से। हम्म हम्म। और जिस अमाइनो एसिड से होगा वो एस्पराजीन होगी, ASN, है ना।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस हो रही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फिगर आपको दिखाया जा रहा है, जो अभी में हम लोग बात कर रहे थे फ्री राइबोसोम्स वाली और बाउंड राइबोसोम्स वाली। तो ये आपके फ्री राइबोसोम्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो प्रोटीन। हाँ, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस होगा ना, ये जो हो रहा है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, तो ये जो अमाइनो एसिड होगी वो ASN होगी, एस्पराजिन। जबकि अगर आप, जी हाँ, एस्पराजिन अमीनो एसिड होगी, मतलब पूरी जो पेप्टाइड होगी, उस पेप्टाइड में जहाँ कहीं पे भी आपका ASN पाया जाएगा, एस्पराजिन, उसके N वाले एटम से क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो ये आपको फिगर है जो कि बता रहा है कि फ्री वाले राइबोसोम्स होंगे वो कौन कौन से के लिए प्रोटीन्स बनाएंगे। तो दैट इज द न्यूक्लियस के लिए बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, पेरोक्सीसोम्स के लिए। आपको ये याद रखने का सिंपल तरीका बता देते हैं। सारे जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो आपके किससे बनेंगे, दैट इज द फ्री राइबोसोम्स पे। उसमें एक आप ऐड कर लीजिएगा, दैट इज द पेरोक्सीसोम्स को, और बाकी जितने भी आपके सिंगल वाले होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, वो सब कहाँ पे बनेंगे, दैट इज द बाउंड वाले राइबोसोम्स पे। ये याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो फ्री वाले कहाँ पर, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड का प्रोटीन किस पे बनेगा, दैट इज द फ्री वाले पे। और सिंगल मेम्ब्रेन वाले का कहाँ बनेगा, दैट इज द बाउंड राइबोसोम्स, मतलब ER वाले राइबोसोम्स पे। 2 मिनट का जरा दादाजी का मेरे कॉल आ रहा है, मैं 5 मिनट में आप लोगों को फिर से रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? जब तक आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। 2-3 बार उन्होंने कॉल किया, देखें कुछ इंपॉर्टेंट होगा शायद। ओके, सो आते हैं जस्ट। ओके, सो बेसिकली आपको ये हेलो। ओके, सो बेसिकली ये दोनों फिगर्स आपको ये बताते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं, और उन राइबोसोम्स से आपका जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, कैसे आप लर्न करेंगे। तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले होंगे वो सब के सब फ्री राइबोसोम से बनेंगे, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले जो होंगे वो आपका RER मीन्स बाउंड वाले राइबोसोम से बनेंगे। यहाँ से भी आपके पार्ट B में सवाल आता है, इसको थोड़ा आप लोग सीरियसली समझ लीजिएगा लॉजिक करने के लिए, है ना? क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे या तो इनका ऑर्गेनाइज का नाम दे देता है, या तो इनमें होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेस का दे करके पूछा जाएगा कि हाँ कौन सा प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन्स किस टाइप के राइबोसोम से बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशंस। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि
लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेसिस आपका हो रहा है उस प्रोटीन में, उन प्रोटीन्स की उन ग्लाइकोसाइलेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस हो रही है, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया कि सम प्रोटीन्स रिक्वायर्स एनालिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स टू फोल्ड प्रॉपर्ली इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशंस हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। कुछ कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनकी फोल्डिंग करने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रॉपर फोल्डिंग करने के लिए उनको ग्लाइकोसाइलेशंस करना होता है। ग्लाइकोसाइलेशंस हो जाने से फोल्डिंग की प्रोसेस अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शंस करने के लिए उनको और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। फोल्डिंग का मतलब होता है कि उनको एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन देना, और कॉन्फ़िगरेशंस को अटेंड करने के लिए बॉन्ड का बनना ज़रूरी है, दैट इज़ द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वाले। सो कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर फोल्डिंग इन द इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि अगर फोल्डिंग हो जाती है दैट मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंटरेक्ट हो जाते हैं, और उस प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी विदाउट फोल्ड किए हुए प्रोटीन के कंपेरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो हेल्प करता है फोल्डिंग करने के लिए, और फोल्डिंग अगर आपकी होती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स दे आर रजिस्ट टू द सर्टेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट लाइक आयनिक स्ट्रेंथ, पीएच, टेम्परेचर एटसेट्रा। सो ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, सेल्स टू सेल एडहेशन मीन्स कम्युनिकेशंस करने के लिए एक सेल्स से दूसरे सेल्स का जो मैसेजेस पास करने का तरीका होता है, वो भी ग्लाइकोसाइलेशंस के थ्रू क्या है, परफॉर्म किया जाता है। तो ग्लाइकोसाइलेशंस आल्सो हेल्प इन द सेल टू सेल एडिशंस मीन्स ज्वाइनिंग के पर्पज के लिए क्या करता है, काम करता है। साथ साथ सौ बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिन प्रोटीन्स में ग्लाइकोसाइलेशन जब होती है तो वो एज अ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जितना भी आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में, केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के बैच में पढ़ा था, एंटीबॉडी को लेकर के बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, तो वो सारे एंटीबॉडी आपके कैसे होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। और आपको वहाँ पे भी बताया गया था कि एंटीबॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका ग्लाइकोसाइलेशंस करने के पीछे का पर्पस क्या है। आपने वहाँ पे भी पढ़ा था कि ये इसके स्टेबिलिटी को एज वेल एज सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़े, मतलब आयनिक बॉन्ड को या फिर नॉन कोवलेंट बॉन्ड का लेवल जो था वो और ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंप्रूव हुई। सो उसी तरीके का लॉजिक आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि जो भी ग्लाइकोसाइलेशंस की प्रोसेस की जा रही है, सो उस प्रोटीन का प्रोसेस हो जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी जो होगी बढ़ जाएगी, सेल टू सेल एडिशन करने में काम करेगा, एज एंटीबॉडी काम करेगा, मीन्स एंटीबॉडी जो होते हैं वो भी ग्लाइकोसाइलेटेड किए जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक सम इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशंस ऑफ द प्रोटीन्स, जो कि हो कहाँ पे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग को लेकर के कुछ आपके स्पेशल काइंड के प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन प्रोटीन्स के फंक्शंस को उन प्रोटीन्स के नाम से लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग का सिंपल मतलब यही है कि सपोज कीजिए कि आपका न्यूली सिंथेसाइज जो आपका प्रोटीन है वो पेप्टाइड की फॉर्म में है, यहाँ पे फोल्डिंग होना शुरू हुआ तो ये किस तरीके से ऐसे क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशंस को अटेंड करेगा। ये फोल्डिंग आपकी अगर प्रॉपर होती है तो प्रोटीन आपका फंक्शन करता है, प्रॉपर अगर नहीं होगा या इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाती है या मिस फोल्डिंग हो जाती है तो प्रोटीन आपकी नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन साइड में ऐसी एक मशीनरी होती है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटीन, मतलब मान लीजिए एक प्रोटीन आपका ये भी है, दूसरा प्रोटीन का फोल्डिंग कुछ इस तरीके से हो जाए, लाइक दैट, ये कि जो कि आपका रैंडम है या मिस फोल्ड है, ये आपका क्या है, प्रॉपर फोल्ड है। तो कोई कोई भी प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड है कि नहीं है और मिस फोल्ड है कि नहीं है, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिस्टम पाया जाता है इनसाइड द ईआर। ईआर का जो आपका ये ल्यूमेन होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जिस प्रोटीन की फोल्डिंग की गई है क्या वो प्रोटीन प्रॉपर अपने फोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन में है, क्या वो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग हुई है या नहीं। अगर कोई प्रोटीन मिस फोल्ड हुई होगी या कोई प्रोटीन आपका इनकम्प्लीट फोल्डिंग हुआ होगा, प्रॉपर नहीं हुआ रहेगा, तो उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, फर्दर वो मॉडिफाई होते हैं तब तक जब तक कि उन्हें प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हो पाती है। तो पूरा का पूरा जो काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन साइड में होना है, जब तक उसका प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है वो प्रोटीन आगे की तरफ मूव नहीं करती है फॉर द फर्दर प्रोसेस इनसाइड द गोल्जी बॉडी। सो प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग होना उनके फंक्शंस के लिए, उनके कॉन्फ़िगरेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये काम आपका स्टार्ट कहाँ पे होगा, दैट इज द गोल्जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। और इसको करने के लिए कुछ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं इसका उसका यही काम होता है कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड हुई है या नहीं हुई है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ रहेगा तो उसको फिर से क्या करता है, फोल्डिंग करने के लिए सिग्नल देता है। आप इमेजिन कीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने सारे काम हो रहे हैं, और जो प्रोटीन्स बड़े। क्या 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 नहीं होता? ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोसाइलेशन से। ग्लाइकोसाइलेशंस होने से क्या होगा कि जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज होते हैं उनके पास पाए जाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या मैनोज के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं उतना ज़्यादा इनका इंटरेक्शंस का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। तो इंटरेक्शंस ज़्यादा होगा, सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और उसी के साथ साथ में इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे जितना ज़्यादा ये मतलब कि ग्लाइकोसाइलेशंस हेल्प किस में कर रहा है, फोल्डिंग करने में। और फोल्डिंग क्या है, दैट इज द इंटरेक्शंस का बनना। और अगर इंटरेक्शंस अगर होंगे तो उनकी प्रोटीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? ओके, तो प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए एक स्पेशल काइंड के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन प्रोटीन्स को हम लोग बेसिकली एचएसपी फैमिली के नाम से जानते हैं, और उनको हम चैपरॉन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये प्रोटीन फोल्डिंग की जो प्रोसेस है परफॉर्म की जाती है चैपरॉन मॉलिक्यूल्स से। और ये चैपरॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, या इनकी फैमिली होती है, ऐसे प्रोटीन की मतलब फैमिली ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनका कि स्पेशल फंक्शन सिर्फ यही होता है कि पेप्टाइड जो कि न्यूली सिंथेसाइज होकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई है, उन प्रोटीन्स को क्या किया जाए, प्रॉपर फोल्ड किया जाए। तो फोल्डिंग कराने वाली प्रोटीन्स को चैपेरॉन मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। उसके कैटेगरी में इनका दो काम हो जाता है। नंबर पहला, प्रिवेंट करेंगे मिस फोल्डिंग को। मतलब कोई प्रोटीन अगर मिस फोल्ड हो रही है तो उसको मिस फोल्ड होने से भी बचाने का काम कौन करेगा, चैपरॉन मॉलिक्यूल। एज वेल एज उनको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करने का भी काम कौन करेगा, चैपरॉन मॉलिक्यूल। तो इनके दोनों काम हो जाते हैं, मतलब उसको उसके इम्प्योरिटीज को बचाना भी और प्रॉपर तरीके से करेक्ट फोल्डिंग करवाना भी। बी आई पी, बिप एक प्रोटीन है, इज एन इम्पॉर्टेंट चैपरॉन मॉलिक्यूल, जो कि चैपरॉन की कैटेगरी में आता है। और ये हीट शॉक प्रोटीन, एच एस पी बोलते हैं इसको, यहाँ पे मिस टाइपो एरर है ये। एच एस पी हीट शॉक प्रोटीन 70 फैमिली का से बिलोंग करने वाला ये एक प्रोटीन है, दैट इज द बी आई पी प्रोटीन, जो कि आपका प्रोटीन फोल्डिंग में क्या करता है, इन्वॉल्व होने का मतलब इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन फोल्डिंग में रोल प्ले करता है। सो एच एस पी क्या है, हीट्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि चेप्रॉन की कैटेगरी में आती है। सो बिप बाइंड न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स एज दे आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर एंड मेंटेन इन अनफोल्ड स्टेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म से सिंथेसाइज हो करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल्स मतलब कि ल्यूमन में जा रहा है, यहाँ पे जब गया हुआ है, तो ये प्रोटीन जाने के टाइम पे फोल्ड ना हो जाए। मतलब फोल्ड होगा तो क्या होगा, मिस फोल्ड होगा, राइट। मतलब कि उसको लीनियर फॉर्म में, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनाए रखने के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज द बी आई पी प्रोटीन। और ये बी आई पी प्रोटीन एच एस पी मीन्स हीट शॉक प्रोटीन 70 फैमिली का एक मॉलिक्यूल है, जो कि एज अ चेपराउन का क्या करता है, काम करता है। तो इसका काम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। जैसे ही कोई न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन साइटोप्लाज्म से मूव करेगा कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और मूव करने के बाद चूंकि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे इनके पास अपना साइड वाला आर ग्रुप होता है, और ये आर ग्रुप पे बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं जो कि आपस में फोल्ड होने की बात चांसेस बन सकते हैं। तो वो जो फोल्डिंग होगी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उस फोल्डिंग को बचाने के लिए हमेशा प्रोटीन्स को अनफोल्ड फॉर्म में रखना जरूरी होता है। तो उसी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज द बी आई पी प्रोटीन। कालनेक्सिन एंड कैल्सिरेटिकुलिन, ये दो आपके प्रोटीन हैं जो कि इसके अलावा मीन्स बी आई पी के अलावा भी क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रोटीन्स प्रिवेंट प्री मेच्योर एंड इनकरेक्ट फोल्डिंग, मतलब कि मेच्योरिटी से पहले ही प्रोटीन फोल्ड ना हो जाए, या उसमें मिस फोल्डिंग या इनकरेक्ट फोल्डिंग ना हो जाए, उनको बचाने के लिए ये दो आपके प्रोटीन्स और भी हैं।
कार्लेटिकुलिन एंड कार्लनेक्सिन, ये दो आपके प्रोटीन हैं बीआईपी के अलावा। ये दोनों प्रोटीन्स का काम आपका क्या है, प्री मेच्योर प्रोटीन्स को बचाना, मीन्स प्रिवेंट करना, और इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट फोल्डिंग को भी क्या करना, प्रिवेंट करना। तो ये तीन प्रोटीन आपके हो गए चैपरॉन में, जो कि प्रोटीन्स के फोल्डिंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कार्लनेक्सिन्स एंड कार्लरेटिकुलिन आर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको दिया जाता है, तीन चार ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे लाइक एज मैग्नीशियम जो कि डाइवेलेंट होता है, कैल्शियम जो कि डाइवेलेंट होता है, आयरन जो कि आपका डाइवेलेंट होता है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और इन तीनों का ही रोल आपने बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाती है। सो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, इनका भी स्टार्टिंग आपका सी से हो रहा है, बाकी इन दोनों का भी नाम आपका सी से स्टार्ट हो रहा है। सो कार्लनेक्सिन्स एंड कार्लकैरेटिकुलिन, ये दोनों आपके क्या हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, और इनकी लोकेशन से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो कार्लनेक्सिन्स होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में पाई जाती है, और कार्लरेटिकुलिन जो होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में पाई जाती है। मतलब एक का लोकेशन यहाँ पे होगा, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे लोकेशन किसका होगा, कार्लनेक्सिन का, और ये जो आपका ल्यूमेन है मीन्स यहाँ पे किसका होगा, कार्लेटिकुलिन का। इनकी लोकेशन और इनके फंक्शंस को लेकर के सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं। कार्लनेक्सिन क्या है, कार्लरेटिकुलिन क्या है, मतलब ये कौन किस टाइप का प्रोटीन है। तो पहला तो आपके पास इन्फॉर्मेशन यही है कि ये दोनों प्रोटीन्स बेसिकली आपके एचएसपी प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और रोल इनका क्या होता है, जो प्रोटीन्स न्यूली सिंथेसाइज होकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जा रही है, उन प्रोटीन का प्री मेच्योर फोल्डिंग ना हो जाए, या मिस फोल्डिंग ना हो जाए, या इनकरेक्ट फोल्डिंग ना हो जाए, इस चीज को बचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और इनके पास कैल्शियम से बाइंड करने की एबिलिटी होती है, मींस बेसिकली दीज आर द calcium binding proteins and located in the endoplasmic reticulum membrane and endoplasmic reticulum lumen respectively। तो ये इनका चार पांच पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बीआईपी भी एक प्रोटीन है जो कि उसके मिस फोल्डिंग, मतलब फोल्डिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उस प्रोटीन को आपको अनफोल्ड स्टेट में रखता है बना करके, ताकि जो फोल्डिंग की प्रोसेस हो प्रॉपर तरीके से हो सके। यहाँ पे मैंने डार्क लाइट ये सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे एक दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कि हम तो चैपरॉन मॉलिक्यूल को पढ़े हैं, फोल्डिंग करने के लिए, तो अनफोल्ड क्यों करेगा। तो आप इस बात को रखिए कि प्रोटीन को, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो स्टेटमेंट आना चाहिए। वो इसलिए है कि प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग हो, दैट इज वाई प्रोटीन को लीनियर मतलब बगैर फोल्ड फॉर्म में रहना जरूरी है। अगर प्रोटीन्स अपने से ही फोल्डिंग अगर हो चुकी होगी बगैर विदाउट सिग्नल के, तो वहाँ पे मिस फोल्डिंग हुई रहेगी, जिसको करने के लिए सेल्स को एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पहले उसको फिर से अनफोल्ड करेगा तब जाकर के फोल्डिंग होगी। सो न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन्स है उनके पास बहुत सारे आर ग्रुप होते हैं साइड में, जिनका की फोल्डिंग हो सकता है। उस फोल्डिंग को जो कि आपका करेक्ट नहीं होगा, बचाने के लिए प्रोटीन्स को अनफोल्ड फॉर्म में बनाए रखने के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है दैट इज द बीआईपी प्रोटीन, जो कि एक चैपेरॉन प्रोटीन है और बिलोंग करता है हीट्स ऑफ प्रोटीन 70 सुपर फैमिली से। तो ये वाला पॉइंट मैंने इसीलिए यहाँ पे सर्कल लगा दिया था कि ये आपको जल्दी मतलब गलत होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। पता लगा वहाँ पे लिख दिया कि बीआईपी फंक्शन ऑफ बीआईपी इज व्हाट, तो आपको स्टेटमेंट वहाँ पे दे दिया है, हाँ हेल्प इन द प्रोटीन फोल्डिंग में, हेल्प इन द प्रोटीन अनफोल्डिंग टू मेंटेन द अनफोल्ड स्टेट। तो अनफोल्ड वाले पे दिमाग पे जाएगा नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये प्रोटीन फोल्डिंग में आता है। जी हाँ, इनका भी काम यही होता है कि प्रोटीन आपकी इनकरेक्ट फोल्डिंग ना हो और प्री मेच्योर फोल्डिंग ना हो जाए। मतलब जो प्रोटीन्स में और भी चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन का आपका क्लीवेज होना, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना, ग्लाइकोसाइलेशंस का होना, ये सारी जो प्रोसेस अगर नहीं हुई रहेंगी तो उसमें आपका फोल्डिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फोल्डिंग आपका लास्ट स्टेज का प्रोसेस है, मतलब कि उसमें जब चीज़ें हो जा रही हैं सब, ताकि उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए, ताकि प्रोटीन आपका फंक्शनल होकर के निकल के जाए कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। बीआईपी का जो काम है, जैसे ही प्रोटीन आपकी ट्रांसलोकेट होती है तो उसको मतलब इनिशियल स्टेज पे अनफोल्ड फॉर्म में रखने के लिए काम आता है, राइट। जब कभी भी प्रोटीन का फोल्डिंग इनकरेक्ट होना शुरू होता है या प्री मेच्योरिटी होने लगती है, तो वहाँ पे सिग्नल जाता है, तब जाकर के दोनों ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी प्रोटीन का फोल्डिंग मिस होगा या सारी प्रोटीन का फोल्डिंग इनकरेक्ट होगा, जब होगा तब ये काम करेंगे।
हाँ, कॉलमोडुलिन भी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन उनका यहाँ पे रोल नहीं है। उनका रोल आपको पढ़ाना पड़ेगा मसल के कॉन्ट्रैक्शंस में। यहाँ पे आप देखिए, एन एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम की बात मैं कर रहा था। ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम डिटरमाइन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फोल्डेड स्टेट ऑफ द प्रोटीन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कौन सा प्रोटीन ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि प्रोटीन आपका फोल्डेड स्टेट में है या नहीं है। यही वो प्रोटीन है जो कि रिकॉग्नाइज करती है, और उसके बेसिस पे आगे का प्रोसेस चलता है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर हुई है, देन विल इट मूव इन द गोल्गी बॉडी फॉर द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, and if there is some error, kind of error, then it will reside in the endoplasmic reticulum until and unless they will further rectify the problem. सो ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो कि इस तरीके का काम करता है कि प्रोटीन आपकी प्रॉपर फोल्ड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। ओके। सो यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली देखा कि जो आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, उस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाला जो आपका एक ऑर्गेनल था, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको लेकर के कई सारी इंफॉर्मेशन आपको दिए गए। सारी की सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। वैसे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है ही, बट CSIR के एग्जाम में जनरल इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, और वहाँ पे सवाल भी आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन से नहीं पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर दूसरा कोई एग्जाम देना होता तो शायद पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल आपको फंक्शन पढ़ाता कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या इनका रोल होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन CSIR में यहीं से सवाल आपके बनते हैं, ग्लाइकोसाइलेशंस कौन से रेसिड्यूज का हो रहा है, कौन सी प्रोटीन है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वॉल्व कर रही है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं या प्रॉपर मॉडिफिकेशन है जो कि आपका, जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, ये 5 पॉइंट, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको आप वहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, लिखा भी है, मेजर मॉडिफिकेशन इन द ल्यूमेन ऑफ RER। तो ये ऐसे ही इसी तरीके से बन करके आते हैं कि कौन कौन सा मॉडिफिकेशन आपका वहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ये आपका सेल बायोलॉजी के साथ साथ में मॉलिक्यूलर वाले अप्रोच में भी आता है ना। तो आप इनको थोड़ा सा मतलब सिर्फ एज अ ऑर्गेनल्स मत पढ़िए, इनके बारे में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आपका यहाँ से काम हो पाएगा। अच्छा। हाँ, 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 बताइए। हम्म। ऐसी। हम्म। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कैंसर। देखिए, मिस फोल्डिंग प्रोटीन का जो काम है वो बेसिकली जो भी आपके कह सकते हैं कि जो रैप्चर्ड मतलब कि जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल स्टेट में प्रोटीन नहीं है, उनको क्या करता है, डिग्रेड करता है, राइट। तो अगर आपके सेल्स में मिस फोल्डिंग मतलब कि HSP प्रोटीन्स का जो कंसंट्रेशन है, अगर वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके वजह से प्रॉब्लम आपको ये आ जाएगी कि वहाँ पे जो और भी बाकी आपके फंक्शनल प्रोटीन्स होंगे, उन प्रोटीन्स का जो आपका डिग्रेडेशन होगा वो होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो बेसिकली वो क्या होगा, आपका कैंसर सेल्स बन सकती है, राइट। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो आपका सवाल है HSP को लेकर के, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि ऐसा हो सकता है, ये प्रोसेस आपकी वहाँ पर बनती है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के या फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को लेकर के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्या उसका इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन से वो प्रोसेसेस हैं, कैसे प्रोटीन की पूरी तरीके से प्रोसेसिंग की जा रही है, फोल्डिंग की जा रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे देखा है, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इस पूरे टॉपिक में, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो हमारा टॉपिक है, दैट इज वैक्यूल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के सेल्स में पाया जाने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पार्ट होता है। मैक्सिमम प्लांट का जो इनसाइड का वॉल्यूम होता है वो कवर करता है,
और ये भी आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है, जिससे कि आप स्टोरेज कैबिनेट या स्टोरेज रिसाइकिल के नाम से भी जानते हैं। प्लांट के सेल्स में इनके साइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे या तो नहीं पाए जाते, अगर पाए भी जाते हैं उनकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। ओके, सो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट प्लांट फंगाई एंड ऑल्सो सम एनिमल्स। जो आपके प्लांट्स होते हैं या फंगाई होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें कि वैक्यूल्स आपके पाए जाएंगे, लेकिन उनकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। टोनोप्लास्ट जो कि मेम्ब्रेन होती है जिससे कि वैक्यूल्स आपका कवर होता है। अगर मान लीजिए कि आपका पूरा ये वैक्यूल है इस तरीके से, तो ये वैक्यूल का जो आपका ये जो लेयर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो टोनोप्लास्ट का मतलब होता है दैट इज द वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल्स को कवर करती है। ओके, 90% ऑफ द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो 90% जो साइटोप्लाज्म का पूरा एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो आपका ऑक्यूपाई कौन करता है, दैट इज द वैक्यूल करता है। ओके, एंड वैक्यूल्स कंटेन वाटर, सेल सैप, सॉलिड इंक्लूजन्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स। इनमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर भी होता है, सेल सैप भी होते हैं, मतलब उसके साथ में जो लिक्विड मटेरियल है, सॉलिड इंक्लूजन्स भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी पाए जाएंगे, और मेटाबोलाइट्स भी पाए जाते हैं। जो भी उनके मेटाबॉलिज्म के थ्रू चीज़ें जो बनती हैं वो भी वहाँ पे पाया जाता है। इनका फंक्शंस क्या होगा, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म ये कर सकते हैं। नंबर पहला, स्टोरेज का काम करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स आपका आ रहा है उन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके स्टोरेज बैग के नाम से भी फेमस है, जाना जाता है। और मेंटेनिंग सेल टर्गर प्रेशर, सेल के जो टर्गर प्रेशर होते हैं, मीन्स उनके ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, उनके मतलब चीज़ों को मेंटेन करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। टर्गर प्रेशर का मतलब ये हुआ कि सेल के इन साइड में जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स है उनको हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्ट सेल्स ड्यूरिंग बायोटिक स्ट्रेस, जो भी आपका बायोटिक स्ट्रेस होता है उस टाइम पे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का क्या करेगा, काम करेगा। डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस, यहाँ पे डिग्रेड होने का भी काम होता है, मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डिग्रेडेशन होता है उस डिग्रेडेशन में भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ओके, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करेगा, दैट इज द वैक्यूल्स काम करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है जैसे कि सपोज आपका ये दो कंपार्टमेंट है और इन दोनों कंपार्टमेंट में आपकी जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोलाइट्स के वो क्या है, अलग अलग है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऑस्मोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रोलीन है, प्रोलीन एक क्या है, ऑस्मोलाइट्स है। तो इस कंपार्टमेंट में इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए आपका क्या है, 0.1 मोलरिटी है, और इस कंपार्टमेंट में मान लीजिए कितना है, 1 मोलरिटी है। तो इन दोनों कंपार्टमेंट में की जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ऑस्मो, हेलो, 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 हेलो।